हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अर्नस्ट ट्रैवल डायरी। आशा करता हूँ कि आपको मेरी पिछली वाली वीडियो अच्छी लगी थी, क्योंकि मुझे उस पर बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। तकरीबन 150 के करीब सिर्फ लाइक्स थे। दो वो कोई घूमने की लोकेशन नहीं थी, वो एक बाइकिंग फेस्ट थी, लेकिन आप सबका प्यार और लाइक्स मिलने के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसीलिए मैं नेक्स्ट, जो कि लास्ट वीकेंड था मेरे लिए, वहाँ पे मैं आपको एक और खूबसूरत जगह दिखाने की कोशिश में इस जगह पहुँच गया। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि आज हम कहाँ जा रहे हैं। वेल, इस वीडियो के डिटेल्स और फोटो से तो आप समझ ही गए हैं थोड़ा थोड़ा। उसके अलावा मैं बता देता हूँ कि आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ तेलंगाना के एक हिस्टोरिकल जेम, एक ऐसी जगह जहाँ पे जन्म हुआ था दुनिया के सबसे बड़े हीरे, कोहिनूर हीरा। सुना तो आपने होगा, जानते तो आप ज़रूर होंगे, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि कोहिनूर हीरा महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट में मिली गई। और ये कोहिनूर हीरे के साथ इतनी कहानियाँ जुड़ी हैं, मतलब अगर आप गूगल सर्च भी करें तो एक कहानी है कि ये हीरा जिसके पास भी होती है, जिस डायनेस्टी के पास भी होती है या जाती है, वो डायनेस्टी ख़त्म हो गई। तो उसी के बर्थ प्लेस में हम जा रहे हैं, जिसका नाम है महबूब नगर, और उसी का एक रिजर्वायर है जिसे कहते हैं कोयल सागर प्रोजेक्ट एंड रिजर्वायर। इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ गवर्नमेंट बिल्ड रिजर्वायर, इस जगह का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी बहुत रिच है। कैसे, आइए बात करते हैं। सबसे पहले आइए शुरुआत करते हैं हम कोयल सागर डैम की, जो तेलंगाना के महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट में देवराकद्रा मंडल में स्थित है। ये डैम 1945 से 1948 के बीच निज़ाम गवर्नमेंट के अंदर बनाया गया था, और इसका मकसद 12,000 एकड़ ज़मीन को उपजाऊ बनाना था, दोनों तरफ के कैनल्स के थ्रू। यहाँ पे 2 कैनल्स हैं, तो ये एक सदर्न कैनल है, एक नॉर्दर्न कैनल है। तो एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता आपका कंपास के हिसाब से, पर इस जगह को उसी तरह से मैप किया जाता है। बाकी आप फर्दर डिटेल्स के लिए गूगल कर सकते हैं। और डैम का लोकेशन एक सीनिक ब्यूटीफुल जगह पर है, जो 2 पहाड़ों के बीच है। पेद्दावागरू रिवर के ऊपर जो ये रिवर है, जिस पे ये डैम बनी है, जिस पे रिजर्वायर बना है, जिसका पानी ये रोकती है, उस रिवर का नाम है पेद्दावागू रिवर। ये रिवर कृष्णा रिवर का एक छोटा सा सेक्शन है। इस रिवर की कैपेसिटी 2.276 टन मेट्रिक क्यूब है, और इसका फुल रिजर्वायर लेवल 411.30 मीटर्स है। 411, ये बहुत ज़्यादा होता है। अब हम महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ये तेलंगाना का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, और इसकी हिस्ट्री में महानतम डायनेस्टीज़ ने रूल किया हुआ है। और इस जो ये डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ इसने देखा है बड़े बड़े डायनेस्टीज़ को बनते और ख़त्म होते हुए। शुरू करते हैं 1890 से पहले इस जगह को
रुक्मापेटा और पलामूर के नाम से जाना जाता था। ये एरिया पहले सतावाहना और चालुक्य डायनेस्टीज़ के अंडर हुआ करता था। 1990 में इसे निज़ाम मीर महबूब अली खान के नाम पर महबूब नगर का नाम दिया गया था, जो कि आपका हो गया निज़ाम, जो मुग़ल और निज़ाम डायनेस्टी के वक्त इस जगह का नाम चेंज किया गया था। उससे पहले इसका दूसरा नाम था, जो कि मैंने अभी ज़िक्र किया। इस डिस्ट्रिक्ट का कनेक्शन डायमंड से भी है और कुछ हिस्टोरियंस का ये मानना है कि यही वो जगह है जहाँ पे द फेमस कोहिनूर डायमंड भी मिला था। जी सही, कोहिनूर डायमंड का जन्म स्थान यही है। अब चलिए थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। ये एरिया 6th सेंचुरी BC के अस्माका जनपदा का हिस्सा था। जी, अस्माका जनपदा, जिसका जिक्र महाभारत में भी मिला है। उस समय के महर्षि अगस्त्य ने यहाँ दक्षिणापातम में एक शिव मंदिर स्थापित किया था, जो आज अगस्त्यवारा टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। फिर आया अशोक, द किंग अशोक का समय, जहाँ ये रीजन अशोक के एम्पायर का सदर्न मोस्ट एक्सट्रीम साउदर्न साइड का ज़मीन हुआ करता था। अशोक के बाद यहाँ पे सतवाहना डायनेस्टी का रूल हुआ, जो यहाँ के पहले तेलुगु रूलर्स माने गए। अगर आप ठीक से जानेंगे तो ये जगह तेलुगु लैंग्वेज मेजर है, जिसकी शुरुआत सतवाहना डायनेस्टी रूल से हुआ था। और ये डायनेस्टी लगभग 400 सालों तक साउथ इंडिया पर राज करती रही, स्पेशली इस पर्टिकुलर रीजन में, जहाँ पे अभी भी तेलुगु रीजन लैंग्वेज मेजरली बोली जाती है। उसके बाद चलिए थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। विष्णुकुदिन डायनेस्टी का रूल 358 से 500 AD के बीच था, जिसका कनेक्शन पलामूर डिस्ट्रिक्ट से भी था। इसके बाद बादामी चालुक्य रूल आए, जिनमें पुलकेशी II जैसे महान राजा थे, जिन्होंने साउथ इंडिया के काफ़ी रीजन्स को अपने डायनेस्टी के अंदर ले लिया। अभी इसी कहानी के होते होते आप देखेंगे कि हम जाके एक रोड के बीच में रुक गए हैं, क्योंकि थैंक्स टू गूगल मैप्स इसने हमें कम्प्लीटली एक क्लोज रोड के तरफ घुमा दिया और हम सीधे आके फंस गए यहाँ। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, भले आप हैदराबाद सिटी में हो या हैदराबाद सिटी से बाहर, तो उन्होंने हमें प्रॉपर डायरेक्शंस दिए, हमें करेक्ट, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमें बता रहे हैं, और उसी डायरेक्शंस के थ्रू हमने करेक्ट रास्ता पकड़ा। तो ये रूट थोड़ा सा अटपटा है। ग्राउंड क्लियरेंस कम वाली कार्स अगर आपके पास है, तो अभी हम जो पकड़ेंगे वो वाला रूट, वो रोड ना ही बहुत अच्छा है ना ही बहुत ख़राब है, ओके है। हाँ, लेकिन लो ग्राउंड क्लियरेंस कार्स के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। मोटरसाइकिल पे कहीं से भी चली जाएगी।
फिर मैप सेट किया और वापस सही रूट की तरफ चढ़ गए। ज़्यादा कुछ इशू था नहीं, हमें ये फ्लाईओवर पकड़ना था। इंस्टेड ऑफ कैचिंग द फ्लाईओवर हम फ्लाईओवर के नीचे से आ गए और वो रोड बंद था। तो हमें डायरेक्शंस प्रॉपर्ली मिल गई और हमने वापस फ्लाईओवर पे चढ़ने के लिए बाइक्स घुमा ली। और बाकी आप देखेंगे कि किस तरह से हमने एक इनसाइडर रूट पकड़ के सही लोकेशन की तरफ मोड़ लिया। वापस आते हैं कहानी पे। तो उसके बाद वक्त आया पुलकेशी II, जिन्होंने यहाँ पे 358 से 500 AD के बीच राज किया, जिसका कनेक्शन पलामूर डिस्ट्रिक्ट से था। इसके बाद बादामी चालुक्य आए, जैसे कि मैंने कहा। तो पुलकेशी II यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी थी, क्योंकि इन्होंने ही यहाँ पे नगाड़ा स्टाइल आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस किया था। आज के डेट में अगर आप साउदर्न इंडिया में आएंगे, इस तरफ में आएंगे, तो आपको एक स्पेसिफिक आर्किटेक्चर स्टाइल में सारे मंदिर दिखेंगे। ठीक है, बहुत पुराने। ये कहते हैं नगाड़ा स्टाइल आर्किटेक्चर, जिसे पुलकेशी II ने इंट्रोड्यूस किया था 358 to 500 AD में, जो कि अभी तक वैसी की वैसी चली आ रही है। उसके बाद थोड़ा सा आगे आते हैं 9th सेंचुरी में, जो कि राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के पलामूर एरिया पर कब्जा करने। इनके बाद यहाँ कल्याणी चालुक्याज आए, जिन्होंने 200 सालों तक इस डिस्ट्रिक्ट पर राज किया। इसी पीरियड के दौरान काफ़ी मंदिर निर्माण हुए, जो मंदिर वगैरह यहाँ पे साउथ इंडिया इज़ नोन फॉर रिचली फॉर हैविंग अ लॉट ऑफ रिनाउंड मंदिर एंड अ लॉट ऑफ मंदिर। तो ये इसी पीरियड में इनका ग्रोथ हुआ था। तो काफ़ी मंदिर यहाँ निर्माण हुए थे, जिसमें अगस्त्यवाड़ा और संगमेश्वरा टेम्पल, जो कि वन ऑफ सम ऑफ दी फेमस टेम्पल्स हैं साउथ इंडिया के, वो भी इसी पीरियड में यहाँ पे बनाए गए थे। ककातिया जो डायनेस्टी है, उन्होंने भी इस रीजन में अपना प्रभाव बनाया। उन्होंने गणपति देवा और रुद्र महादेवी के अंडर ये जो रूलर्स थे, इस रीजन का काफ़ी विकास किया था। मलयाला किंग्स ने भी यहाँ पे अपना योगदान दिया, जो कि ककातिया के ही काउंटर पार्ट हुआ करते थे। अब थोड़ा आते हैं मुशुनुरी, बहामनी और विजयनगरा पीरियड। ककाटिया डायनेस्टी के बाद मुशुनुरी किंग्स ने यहाँ इस जगह को पकड़ा। देख रहे हैं कैसे एक डायनेस्टी से दूसरी डायनेस्टी शिफ्ट हो रहा है। लेकिन इनके बाद यहाँ पे बहामनी सल्तनत के अंडर आ गई। बहामनी और विजयनगर रूलर्स के बीच यहाँ पे काफ़ी लड़ाइयाँ होती, काफ़ी फाइट्स होती, क्योंकि उनके बीच में जमता नहीं था। और कृष्ण भीमा रिवर संगम के पास एक बहुत बड़ी लड़ाई ने यहाँ की जो हिस्ट्री है बदल कर रखी, खासकर महबूबनगर एरिया, आज के महबूबनगर। श्री कृष्ण देवराया ने अपने टाइम में आलमपुर के नरसिम्हा स्वामी टेम्पल का निर्माण कराया था, और ये जगह उनके रूल के टाइम में काफ़ी महत्वपूर्ण बन गई। वन ऑफ दी मेन ट्रेड एरियाज होता, कुछ लोकेशंस जैसे कि सऊदी में एक जगह थी जहाँ पे प्राइमरी ट्रेडिंग एरिया था, जो आज आप दुबई के नाम से जानेंगे। वैसे ही इस लोकेशन में भी ये जगह बहुत इम्पोर्टेंट हुआ करती थी। और फिर थोड़ा सा और आगे आते हैं, जो कि था मुग़ल और निज़ाम का पीरियड। औरंगज़ेब के इन्वेशन के बाद गोलकोंडा रीजन मुग़ल एम्पायर का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया, और फिर निज़ाम डायनेस्टी ने इस एरिया पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। निज़ाम रूलर्स ने इस रीजन पर 1724 से 1948, जो कि बहुत बड़ा वक्त है, उस टाइम तक रूल किया। उसके बाद ब्रिटिश आए और उन्होंने कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स यहाँ बनवाए थे उस टाइम। तो उसी वक्त महबूब अली खान का वक्त आया, जिन्होंने इस डिस्ट्रिक्ट को काफ़ी डेवलप किया, अपना समझ के इस जगह को डेवलप किया। और वो इतने फेमस है कि आज भी इस जगह का, इस पूरे डिस्ट्रिक्ट का नाम उनके नाम पे महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट नाम से जाना जाता है। निज़ाम के रूल के टाइम में रज़ाकार, यहाँ पे रज़ाकार हुआ करते थे, जो कि लोगों को काफ़ी तंग किया करते थे। लेकिन 17 सितंबर 1948 को इस जगह को इंडियन मिलिट्री ने निज़ाम का जो एम्पायर है वहाँ उनको हरा कर और इस रीजन को भारत का हिस्सा बना दिया था। पहले हर जगह भारत का हिस्सा नहीं हुआ करती थी, कुछ रीजन्स इंडिविजुअली हुआ करती थी। भारत करके बहुत देर में इस जगह को भारत की रिकॉग्निशन मिली,
wherein all the states became part of a single country, India. अब आते हैं दुनिया के सबसे फेमस डायमंड के बारे में, कोहिनूर हीरा। चलिए बात करते हैं। तो ये डायमंड पहले साउथ इंडिया के तेलंगाना रीजन में मिला था, एंड स्पेसिफिकली महबूब नगर एरिया में। खास यहाँ पे काफ़ी डायमंड खदानें हैं, जैसे कि आपने मूवी देखी होगी KGF। दूसरा है गोलकोंडा। तो ये डायमंड खदानों से एग्जैक्टली नहीं पता किस खदान से, लेकिन इन्हीं में से किन्हीं खदान से कोहिनूर हीरे को निकाला गया था। और इसके पहले मालिक रहे थे नादिर शाह, और वहीं से लड़ाइयों के थ्रू ये नादिर शाह से हुई, सिख एम्परर रंजीत सिंह उसके बाद आई, ये फ़लस्तीन में भी गई थी, पर्शिया में भी गई थी, अफ़गानिस्तान में भी गई थी। लास्टली अभी ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स के पास है, जो कि फ़िलहाल इस वक्त रानी के मुकुट का हिस्सा है ये कोहिनूर हीरा। तो 1849 में सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के बाद ये डायमंड ब्रिटिश एम्पायर के अंडर आ गया था। आज कोहिनूर क्राउन ज्वेल है और इसकी जगह लंदन के टावर ऑफ लंदन में है। अगर आपको आज के डेट में कोहिनूर हीरा देखना है तो आपको लंदन जाना है। तो अगर हीरे को छोड़ दे तो आते हैं रिजर्वायर, जो कि आज के वीडियो का प्राइमरी लोकेशन है। इसको श्री राम सागर रिजर्वायर भी कहते हैं, कोयल सागर डैम भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं, तो श्री राम रिजर्वायर जो कि तेलंगाना का एक बहुत बड़ा इरिगेशन प्रोजेक्ट है, इस रिजर्वायर की कैपेसिटी 75 टन मेट्रिक क्यूबिक फीट और इसमें 42 फ्लड गेट्स हैं, 42। 1957 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था और 1963 में इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था। इस प्रोजेक्ट से बहुत सारी कैनाल्स निकलती हैं, जैसे कि ककातिया कैनाल, लक्ष्मी कैनाल और सरस्वती कैनाल, जो तेलंगाना के इरिगेशन को, मतलब ज़मीन की उपजाऊता बढ़ाने को सपोर्ट करती है। इसीलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस कैनाल का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। ये सब तो हो गई हिस्ट्री की बातें। अब आते हैं रियलिटी, द करेंट डे। हमारे लिए इस जगह का क्या सिग्निफिकेंस है? इवन दो इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इरिगेशनली रिच, one of the primary locations for water conservation, जो कि irrigation specific water conservation है। Apart from that ये एक weekend destination भी है, जो कि एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी, कि हमें घूमने की जगह नहीं मिलती, एक खूबसूरत घूमने की जगह। अगर आप मेरी माने तो ये वही जगह है। अगर आप एक वीकेंड राइडर हैं जो लॉन्ग रूट ट्रिप्स नहीं करते मेरी तरह, लेकिन आपको शॉर्ट ट्रिप्स जाना पसंद है, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, तो दिस इज़ वन ऑफ दी वेरी नाइस वीकेंड डेस्टिनेशंस। जैसे कि वन डे राइड के लिए बहुत अच्छी जगह है। अगर आपको कैंपिंग पसंद है तो आप यहाँ लोकल पुलिस स्टेशन से परमिशन लेके 1 या 2 दिन की कैंपिंग भी कर सकते हैं। कैंपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि आपको यहाँ पे सब कुछ मिलेगा, ग्रीनरी, पहाड़, पानी। यहाँ पे फ़िशिंग भी होती है, लेकिन बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड फ़िशिंग होती है, लोकल फ़िशिंग होती है। अच्छा, इस रिजर्वायर की एक और बहुत ख़ास बात है कि यहाँ पे जो मछलियाँ हैं ये बड़ी होती हैं। कुछ मछलियों का साइज़ 3 से 4 फुट तक भी गया है। ऑन एन एवरेज ये आधे फुट से तकरीबन 1 फुट के करीब तक अपना रिकॉर्ड साइज़ रिकॉर्ड करवा चुकी है यहाँ की मछलियाँ, जो कि मैं आपको कुछ ही देर में दिखाऊंगा। तो मछलियों से हट जाए तो वैसे भी ये बहुत अच्छी जगह है। आप यहाँ पे छोटा मोटा पिकनिक कर सकते हैं, आप एक वीकेंड राइड कर सकते हैं हमारी तरह, यहाँ पे एक पूरा दिन बढ़िया से बिता सकते हैं। हाँ, यहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं, थोड़ी बहुत लोकल फिशरमैन की बोटिंग पे आप एंजॉय कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप अपना कैंपिंग का सामान ला सकते हैं, पिकनिक का सामान ला सकते हैं, खाना पीना ला सकते हैं, पूरा दिन एंजॉय कर सकते हैं।
यहाँ पे कोई टाइम रेस्ट्रिक्शन नहीं है क्योंकि ये एक गांव का हिस्सा है, ये अभी भी कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ कोई टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप अर्ली मॉर्निंग आ सकते हैं, आप लेट नाइट जा सकते हैं, बट हाँ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ही करें जो भी आप करना चाहते हैं। अरे एक बार आ जाओ, एक्चुअली अपने को इस साइड से लेफ्ट जाइए, लेफ्ट जा मेरे। यहाँ पे इसके अलावा और भी कई रिजर्वायर्स हैं तेलंगाना के आसपास जो जिसका सीनिक ब्यूटी और स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर है। हालांकि इस जगह को उतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है, जैसे कि एक और लोकेशन है वाइजैक कॉलोनी रिजर्वायर, उस जगह को इतना ज़्यादा एक्सप्लोर किया गया है कि और इतना टूरिज़्म कर दिया गया है उस जगह को कि उस जगह की जो सीनिक ब्यूटी है, जो जैसे कि आप अगर वाइजैक रिजर्वायर जाए, हाँ वाइजैक कॉलोनी रिजर्वायर जाए, तो वहाँ पे एक किस्म की स्मेल आने लगी है जो कि ओवर फिशिंग बोल सकते हैं या ओवर टूरिज़्म का एक ड्रॉबैक है, जो कि यहाँ पे है नहीं। ये जगह बहुत ही साफ़ सुथरी है, अभी तक किसी किस्म का कोई स्मेल नहीं है, किसी किस्म का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी किस्म का कोई शॉप्स वगैरह बना के मैगी अंडा फिश वगैरह बेच के जगह को गंदा नहीं किया गया है। ये अभी भी अपने नेचुरल हैबिटेट में है, यहाँ पे आप आके अपना पूरा दिन एक नेचुरल लोकेशन पे आउटसाइड दी कंक्रीट जंगल आप एक पूरा दिन एंजॉय कर सकते हैं अपने तरीके से। और ऐसा ही कुछ हमने भी शुरू किया था, तो हमें थोड़ा बहुत पानी मिल गया था तो हमने शुरू कर दिया ये जो आप देख रहे हैं, पानी में दौड़ाना, ऑफ रोडिंग, जहाँ पे भी पैचेस मिल रहे हैं वहाँ पे कूदवाना, घास के ऊपर ले जाना। अच्छा, ये जो पानी का स्रोत आप देख रहे हैं, इसके इस तरफ और उसके दूसरी तरफ दोनों तरफ लैंड है। हमने दोनों लोकेशंस को एक्सप्लोर किया है। तो इस साइड पे शायद से बाइक कार्स बहुत ज़्यादा आती है, तो इस तरफ की घास की जो क्वालिटी है उतनी अच्छी नहीं है कंपेयर टू द अदर साइड। तो अगर आप बाइक्स पे आ रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा आप दोनों साइड्स, जो ये जो पॉन्ड है या कनाल जो भी है, इसके दोनों साइड्स को आप एक्सप्लोर करें ऑन मोटरसाइकिल से। कार में एक्सप्लोर करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि दूसरे साइड पे जाना थोड़ा मुश्किल है, जो कि मोटरसाइकिल ही कर सकती है अभी तक, जैसा कि हमने एक्सप्लोर करके देखा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे दोस्त भी मज़े ले रहे हैं। तो हमारे पास दो एक्सपल्स थी, एक पल्सर थी, एक रॉनिन थी। तो रॉनिन को हमने ज़्यादा छेड़ा नहीं, वो नई बाइक है। तो एक्सपल्स ने तो पूरा मज़ा लिया है, उसके साथ ही मेरी प्यार सी पल्सर ने भी बहुत मज़ा कर दिया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं हमने धीरे धीरे अपना माहौल बनाना शुरू कर दिया था और इसी के साथ कुछ खूबसूरत खूबसूरत फ़ोटोज़ लेना लगे। और ये किसी भी वेदर के लिए बहुत अच्छी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती, बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होती, वेदर बहुत अच्छा रहता है। और खूबसूरती जिधर भी देखो खूबसूरती ही खूबसूरती। तो अगर आप वीकेंड्स पे हाईवे पे बाइक्स और कार्स दौड़ा दौड़ा के थक गए हैं, एयरबीएनबीज बुक कर करके आपको मज़ा नहीं आ रहा है, तो आप इस जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं।
वेल 4 बाइकर्स का ग्रुप अगर इस किस्म की एक जगह पे जाके पहुंच जाए जो कि बहुत ही कम एक्सप्लोर हुई हो और वहाँ पे जाके फ़ोटो ना खिंचाए तो क्या ही घूमने का। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको मछली रानी की दर्शन करवाऊंगा, तो ये रही वो मछलियाँ। यहाँ पे ऑन एन एवरेज ये सारी की सारी मछलियाँ बड़ी होती हैं। ये यहाँ की लोकल मछलियाँ हैं जो लोकल ब्रीड है, बट द साइज इज़ ह्यूमंगस। और यही है वो रिजर्वायर कोयल सागर, जिसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग पोर्शन में बताई। इस पर्टिकुलर रिजर्वायर का इस पूरे लोकेशन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। इस पूरे के पूरे लोकेशन को, तेलंगाना लोकेशन इंक्लूडिंग आंध्रा लोकेशन, इस पूरे लोकेशन के जो उपजाऊ ज़मीन है उसको पानी सींचने का वन ऑफ द प्राइमरी जो आपका रिजर्वायर है वो कोयल सागर ही है। अच्छा, इसका ये जो रिजर्वायर है इसका एक और स्पेसिफिक डिज़ाइन इंफॉर्मेशन है। ये है आपका ग्रेविटी बेस्ड कनाल डोर्स, जो कि बड़े बड़े रिजर्वायर्स में पाया जाता है। तो दिस इज़ ग्रेविटी बेस्ड। ये उतना ऊंचा नहीं है लेकिन ये इतना ज़्यादा पानी रोकती है कि इसके फ्लड गेट्स पूरी तरह से मैकेनिकल नहीं है। ये ग्रेविटी पे भी कुछ हद तक आपका डिपेंड करती है, सो दैट टू मेंटेन द प्रेशर ऑफ वाटर। वेल इस डैम का पानी सिर्फ इरिगेशन के लिए ही आज के डेट पे इस्तेमाल नहीं की जाती, इसको हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि ज़्यादातर मेजर सिटीज़, बिग सिटीज़ जो है इस तरफ की, वहाँ पे वाटर क्राइसिस का प्रॉब्लम शुरू हो गया है। तो टू अ ह्यूज एक्सटेंट ये रिजर्वायर और इस तरह की और भी 2-3 रिजर्वायर जो
तेलंगाना, कर्नाटका और आंध्रा के आसपास हैं, they are supporting the big cities, medium cities and townships for their water requirement apart from the irrigation requirement as well. तो ये जो रिजर्वायर्स हैं इनकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है कि ये इरिगेशन रिक्वायरमेंट के लिए तो बनी थी। इरिगेशन डेवलपमेंट, पानी सींचना, ज़मीन को उपजाऊ बनाना, उसके अलावा ये इंसानों को उन जो बस्तियां हैं जो नॉन इरिगेशन जो जस्ट रहने की जगह है वहाँ पे भी वाटर सप्लाई एंड सपोर्ट का काम करती है। सोचिए ये ना होता तो आज के डेट पे कितनी सिटीज़ सूख चुकी होती, रहने लायक नहीं रही। वेल आई होप कि आपको इस लोकेशन का, इस डैम का और इसके सराउंडिंग एरिया का ड्रोन शॉट बहुत अच्छा लगा होगा। तो अब चलते हैं जो हमारा रिजर्वायर या जो हमारा जो कनाल था जो रिजर्वायर का पानी से भरा हुआ है उसके दूसरे साइड ऑफ लैंड को एक्सप्लोर करने का। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने उस पानी का जो वो जो कनाल है उसके दूसरे साइड पे अपनी मोटरसाइकिल लेके आ गए। ये रास्ता बहुत ख़राब है बट मोटरसाइकिल के लिए पार करना ओके है, डिपेंड्स ऑन योर राइडिंग स्किल्स। अगर आपकी राइडिंग स्किल्स अच्छी है, आपका अपने मोटरसाइकिल पे वेल कंट्रोल है, तो आप ये जो रोड है ऑफ रोडिंग ट्रेल जो है उस साइड पानी के उस साइड से इस साइड की ज़मीन पे आने का आप उसको मैनेज कर लेंगे। बट इफ़ योर स्किल्स आर नॉट दैट गुड आई वुड सजेस्ट कि आप ये अटेम्प्ट ना करें, क्योंकि आप बाइक वाइक लेकर पानी में गिरोगे तो जो पोर्शन है वो कम्प्लीटली ऑफ रोड है। ईदर योर बाइक इज शुड बी ऑफ रोड केपेबल एंड नॉट जस्ट द बाइक, यू शुड ऑल्सो बी वेल इक्विप्ड एंड नॉलेजेबल अबाउट हाउ टू मैनेज दोज रोड्स। अदरवाइज जो हमने किया है यहाँ पे वो आप करने ना जाए, नहीं तो इतना बुरा फंसोगे, यहाँ पे मदद मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जानवर और 2-4 गांव वालों के अलावा कोई नहीं है। तो अगर आप किसी वजह से कहीं भी बुरा फंसे, जैसे कि छोटे छोटे पानी के पैच है ये बहुत गहरे हैं, दे आर रियली रियली डीप, तो कहीं भी फंसोगे तो मदद के लिए ज़्यादा गुंजाइश है नहीं। वेल हमने तो अपना डोज ऑफ ऑफ रोडिंग और एक्सप्लोरेशन पूरा करना था, क्योंकि 100-120 किलोमीटर बाइक चला के आए थे हम एक वीकेंड पे। और जब आँख के सामने हरी ज़मीन दिखे, यू नो कहते हैं ना ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड, तो हमको सच में ऐसा लगा कि ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड, जो कि एक्चुअली में था। तो बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा था दूसरी साइड से। तो हमने सोचा कि बाइक्स पे तो आई हैं एंड 4 लोग हैं, मैनेज कर लेंगे। सो वी टुक दैट अटेम्प्ट एंड वी आर रियली हैप्पी कि हमने वो अटेम्प्ट किया, क्योंकि हमें इतनी खूबसूरत जगह, जो दूसरा साइड था वो पिछले साइड से भी ज़्यादा खूबसूरत था।
और क्योंकि यहाँ पे इंसान थे ही नहीं, तो यहाँ पे इतने खूबसूरत पंछी, जो पानी था यहाँ पे एकदम अनटच्ड, साफ सुथरा, यू कैन एक्चुअली सी थ्रू द वाटर। और घास जो है उसको ज़्यादा डैमेज नहीं है, जितना डैमेज किया था शायद हमने ही उस दिन किया था घास पे। और बहुत अच्छा था, वेदर सुकून वाला था, बढ़िया था, हल्का हल्का आपका बारिशी मौसम था, तो ज़्यादा धूप भी नहीं है, ज़्यादा अंधेरा भी नहीं है, ज़्यादा आपका मॉनसून जैसा ये भी नहीं है। हल्का सा छत जैसे होता है ना, छाता रख दे तो हल्का सा आपका वो छाँव जैसा एनवायरनमेंट बन जाता है आसपास, ठीक वैसा ही ये पूरा एरिया हो रहा था। और काफ़ी मज़ा आ रहा था मोटरसाइकिल दौड़ाने में, जगह को देखने में, पानी को ऊपर से चलाने में, पंछियों को एकदम करीब से देखने में। एकदम अलग किस्म का एक्सपीरियंस था। इस जगह को पूरी तरह एक्सप्लोर करने में हमें शाम के 4:30 पौने 5 बज चुके थे। और इस जगह पे पहुंचने के लिए कुछ 100-120 किलोमीटर आपको 2.5 से 3 घंटे का वक्त लगता है हैदराबाद से। और इस जगह पे भी आपको एक्सप्लोर करने के लिए तकरीबन 1.5-2 घंटे का वक्त लगेगा। अगर आप दोनों लोकेशन एक्सप्लोर कर रहे हैं, मतलब पानी के इस पार उस पार एंड द रिजर्वॉयर, तो पकड़ के रखिए 3-3.5 घंटे आपको लग जाएंगे, तो टेक्निकली द एंटायर डे। एंड ऑन मोटरसाइकिल्स इफ आई एक्सक्लूड द पेट्रोल, तो आपको आराम से 2,500 के आसपास का कॉस्ट लग जाएगा। बट डिपेंड ऑन हाउ बिग योर ग्रुप इज, द बिगर द ग्रुप द लेसर द कॉस्ट।